वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 11 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ अवेलेबल थी, वैसे ये सिर्फ इमेज आई हुई थी जहाँ पे हाई टाइडल वेव्स के बारे में ये पर्टिकुलर इमेज थी। अब ये आप जो देख सकते हैं वेव्स, अब ये वेव्स जो हैं यानी ये जो सी लेवल है पर्टिकुलरली, अगर इनमें ज़्यादा लेवल हाई हो जाती है या लेवल इनकी सी लेवल कम हो जाती है तो उसे ही हम टाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइड्स देखेंगे और इनकी जो टाइप्स है वो देखेंगे। वैसे जियोग्राफी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़नी है। तो टाइड्स क्या होती है? तो राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। अब ये एक बार या दिन में दो बार होती है। क्यों होती है? सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये होती है। अगर आप कोस्टल एरिया से अगर बिलोंग करते तो वहाँ आपने ये फिनोमेना ज़रूर देखा होगा। आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो सी लेवल है यानी ओशन की जो सी लेवल है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ समय बाद ये आपको ज़्यादा बढ़ी हुई दिखेगी। तो इसे ही हम टाइड्स कहते हैं। अब ये होती कैसे है? तो ग्रेविटेशनल पुल जो सन और मून की है उसके वजह से ये होती है। और एक और फैक्टर है जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट करती है ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ है उसकी अपोजिट। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से टाइड्स होती हैं। अभी हम इमेज में समझ आ जाएगी हमें। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको मैं स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि इसकी ये दो टाइप्स हैं। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ, और ये बल्जनेस जो आप देख रहे हैं ये है वाटर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ देखें मेरे कर्सर के नीचे, यहाँ पे ऐसी वाटर आप बॉडी आपको नहीं दिख रही है ज़्यादा, राइट ना? नीचे दिख रही है आपको, आपको इधर वाली एरिया में दिख रही है। ठीक है, तो इसे ही कही जाती है टाइड्स, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बहुत कम हो जाएगी सी लेवल और एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब स्प्रिंग टाइड्स को देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सन, यह है अर्थ और यह है मून। अब इस ये स्प्रिंग टाइड्स कब होती है? जब अर्थ, सन और मून स्ट्रेट लाइन में आ जाती है तब। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सन, मून और अर्थ। ठीक है, या सन, अर्थ और मून ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी जिससे सेजगी भी कही जाती है। ठीक है, तब स्प्रिंग टाइड्स हम देख सकते हैं। अब आपको याद रखना होगा जब स्प्रिंग टाइड्स होगी तो वाटर लेवल्स हाई या लो टाइड्स की वहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे जनरली जो हाइट रहती है सी लेवल की वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी स्प्रिंग टाइड्स में। अब आपको याद रखना है कि स्प्रिंग टाइड्स दो बार हर मंथ में ये अकर होती है। और कब होती है? तो फुल मून और न्यू मून वाले टाइम में। न्यू मून कब? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगी। और फुल मून कब? जब मून अर्थ के पीछे रहती है। ठीक है, यानी सन, अर्थ और मून। अब हम देखेंगे नीप टाइड के बारे में। अब नीप टाइड्स कैसे होती, कब आती हैं? यहाँ देख सकते हैं आप। तो नीप टाइड्स आती हैं जब अर्थ के 90 डिग्री यानी राइट एंगल पे मून रहती है। ठीक है, या तो इधर हो या तो इधर हो, तब हम नीप टाइड्स को देख सकते हैं। अब ये जनरली क्यों होती है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, राइट? और इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। इसी को कही जाती है नीप टाइड्स। तो आपको क्या बेसिक चीज़ याद रखनी है कि टाइड्स क्या होती हैं। तो ये राइज सी लेवल की राइज एंड फॉल होती है टाइड्स। ठीक है, क्यों होती है? तो ग्रेविटेशनल पुल सन और मून की वजह से होती है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक रीज़न है। इसकी जो टाइप्स हैं स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। अब स्प्रिंग टाइड्स कब होती है? जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए, या मून सन और अर्थ के पीछे आ जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आ जाए। और ये कब होती है? तो न्यू और फुल मून में होती है। अब नीप टाइड्स के बारे में आपको समझना होगा कि ये कब होती है। तो जब मून अर्थ के राइट एंगल पे आ जाती है, या तो उधर, इधर या ऊपर या नीचे। ठीक है, ये इमेज हम समझ सकते हैं एज अ रेफरेंस, तब ये होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सी लेवल की जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहती है, आपको याद रखनी है। जबकि स्प्रिंग टाइड्स में बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर हाई टाइड्स हैं। ठीक है, पर नीप टाइड्स में क्या होता है कि जो सी लेवल है वो आपको बहुत माइनर दिखेगी, वहाँ आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये भी फर्स्ट पेज पे ही है जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी क्राइसिस चल रही है अभी वहाँ पे इसराइल में। तो हम मैप ही देखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्राइसिस वगैरह तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी प्रीलिम्स में, बहुत बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसराइल है
कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। यहाँ मेडिटेरियन सी। रेड वाली ये है गाज़ा, जहाँ पे हमास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं। लेबनान, यहाँ पे हिजबुल्ला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं, राइट। ये जो अभी मेरी कर्सर है, अभी ये वाटर बॉडी के ऊपर, ये है गोलान हाइट्स, जिसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। उसके नीचे ये है सी ऑफ, सॉरी, लेक हुल्ला। ये वेस्ट बैंक, यहाँ पैलेस्टीनियन रहते हैं। और ये इसराइल जॉर्डन के बीच में ये वाटर बॉडी देख सकते हैं, ये है डेड सी। उसके नीचे ये जो वाटर बॉडी है, ये है सी ऑफ गैलिली। अभी जहाँ मेरी कर्सर है, उसके नीचे एक वाटर बॉडी आपको दिख रही होगी, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। अब ये कनेक्ट होती है रेड सी से। यूपीएससी अगर इसराइल के बारे में आपसे नहीं पूछ के, चांसेस है आपसे ये गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्री से इसकी शेयर होती है बाउंड्री, ठीक है। तो याद रखनी है इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। और वैसे कोई डिटेल्स खास नहीं है। ये वाली वाटर बॉडी देख रहे हैं अभी जहाँ मेरी कर्सर है, यह है मेडिटेरियन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एक पर्टिकुलर वुल्फ के बारे में न्यूज़ आई है कि फिफ्थ वुल्फ अभी आ, पकड़ी गई है। अब हम वुल्फ के बारे में देखेंगे, और ये पहली बार है जो अभी न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर में आई है, तो इसे हम समझेंगे। तो इंडियन वुल्फ, क्योंकि इंडियन वुल्फ को ही पकड़ा गया तो इसे ही हम देखेंगे, ठीक है। तो इंडियन वुल्फ क्या है? तो सब स्पीसी हैं ग्रे वुल्फ की, आपको याद रखनी है। रेंजेस कहाँ कहाँ हैं इनकी? तो साउथ वेस्ट एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनकी साइज जो रहती है वो हिमालयन और अरेबियन वुल्फ से इंटरमीडिएट होती है, यानी बीच की इनकी हाइट होती है। और इनके पास जो कोट रहती है, यानी जो हेयर होती है, वो इनकी बहुत छोटी अमाउंट में होती है, यानी उतनी बल्कीनेस नहीं होती है जैसे कि हम देख सकते हैं हिमालयन नहीं, हम ग्रे वुल्फ में देख सकते हैं, राइट। उनकी जो हेयर यानी जो कोट होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है। इमेज में हम देख लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडियन वुल्फ स्मॉल पैक्स में ही ट्रैवल करते हैं और लेस वोकल हैं ग्रे वुल्फ के हिसाब से, ग्रे वुल्फ के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्रे वुल्फ हमेशा ट्रैवल करते हैं पैक्स में, राइट। पूरे ग्रुप में, झुंड में वो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, और वो ज़्यादा वोकल्स भी हैं। इंडियन वुल्फ आपको याद रखना है लेस वोकल है और स्मॉल पैक्स में ही ये ट्रैवल करते हैं, और इनके आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, ठीक है। सब स्पीसीज हैं, याद रखना है। साइज में बीच वाली साइज है इनकी, ठीक है। इनके पास कोट, विंटर वाली जो कोट जो होती है यानी हेयर, वो बहुत कम रहती है, याद रखनी है, ठीक है। और आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। तो यहाँ इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ कंपैरिजन। ये देख रहे हैं इधर, ये है इंडियन वुल्फ। आप देख सकते हैं इनकी हेयर जो है वो, कोट जो है वो काफ़ी छोटी है, ठीक है। जबकि ये देख सकते हैं ये ग्रे वुल्फ है, इनकी कितनी ज़्यादा लॉन्ग हेयर है, ताकि वो विंटर्स में अच्छे से सरवाइव कर पाए। अब कुछ और डिटेल्स हम देखेंगे हिमालयन वुल्फ के बारे में। हिमालयन वुल्फ अलग है और ग्रे इंडियन वुल्फ अलग है, आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। हिमालयन वुल्फ भी यहाँ मिलती है इंडिया में। अब हिमालयन वुल्फ हम कहाँ देख सकते हैं? तो लद्दाख हिमालय में देख सकते हैं, तिब्बत प्लेट्यू में देख सकते हैं, और सेंट्रल एशिया के माउंटेन्स में देख सकते हैं। इनकी आईयूसीएन स्टेटस आपको याद रखनी है, वर्नरेबल है, ठीक है। और ये साइट्स में, ये अपेंडिक्स 1 में है, आपको याद रखनी है। वुल्फ्स वैसे अपेंडिक्स 1 में है, याद रखना है आपको। इंडियन वुल्फ क्या है? आईयूसीएन स्टेटस वर्नरेबल, और इंडियन वुल्फ तो इंडेंजर्ड, ठीक है। इस पे मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा ग्रे वुल्फ्स के बारे में भी, उसे आप सेपरेटली देख लें, ठीक है। ये फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं, ये है हिमालयन वुल्फ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हेमा पैनल यानी हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में कुछ दोबारा से बात हुई है। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। क्यों ये कमेटी लाई गई थी? तो वुमेन सेफ्टी के लिए लाई गई थी। किसके अगेंस्ट? तो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। कहाँ? तो फिल्म इंडस्ट्री में। वैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये आ चुकी है द हिंदू में, ठीक है। तो पूछ सकती है आपसे कि हेमा कमेटी न्यूज़ में थी, किस चीज़ से रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं आगे। ये अभी बात हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच में, ये मीटिंग हुई है वैसे। तो इसमें बात की गई है रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बारे में, और जर्मनी और इंडिया इन दोनों कंट्री ने बात किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म के बारे में। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो यूएनएससी, तो उसे समझेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसमें से ये एक है, आपको याद रखनी है। काम क्या करती है? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने में ये फोकस रहती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, आपको याद रखना है। इनके पास क्या क्या पावर है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, कि वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाती हैं, इंटरनेशनल
सैंक्शन लगाती हैं या ऑथराइज मिलिट्री एक्शन भी लेती है अगर इंटरनेशनल सैंक्शन से पर्टिकुलर कोई कंट्री अगर मान नहीं रही है तो। आपको याद रखना है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो इशू करती है रेजोल्यूशन जो कि बाइंडिंग रहती है मेंबर स्टेट्स पे। यानी अगर कोई सी भी ऐसी रिकमेंडेशन या एक्शन अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पास की गई, ठीक है, जिसे रिजोल्यूशन कही जाती है, कोई डिसीजन को यहाँ रिजोल्यूशन कही जाती है, ठीक है, अगर वो रिलीज होती है तो और जिस कंट्री के लिए ये रिलीज होती है उस कंट्री को मानना ही पड़ेगा इनके बाद। यही यहाँ बताई गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब क्रिएट हुई है तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई है, आपको याद रखनी है। और इसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जनरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको क्यों न्यूज़ में देखने को मिलेगी, हमेशा रिफॉर्म्स को लेकर मिलेगी देखने द हिंदू में, ठीक है। अब परमानेंट मेंबर कौन है आपको याद रखना होगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मेंबर्स कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये परमानेंट मेंबर क्यों बन गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ये विक्टोरियस थे, इन्होंने जीत हासिल की थी, इसलिए इन्हें परमानेंट बॉडी के तौर पे कंसिडर कर लिया गया था, ठीक है। अब इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल के लिए, ठीक है। और इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इसमें इलेक्ट होती आई है। और यहाँ देख सकते हैं ये जो डेटा है, ये 2021 में 8th टाइम इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इसकी बनी। हमें क्या याद रखना है कि नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया आती है, परमानेंट मेंबर में नहीं। परमानेंट मेंबर में कौन कौन कंट्रीज हैं अभी हमने देखा, राइट। अब जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात होगी आपको G4 कंट्री या G4 ग्रुप के बारे में भी वहाँ न्यूज़ देखने को मिलेगा। अब ये G4 कंट्री में आपको याद रखना है कौन कौन कंट्रीज हैं, तो इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। अब ये G4 कंट्री क्या करती हैं, ये हमेशा एडवोकेट करती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो परमानेंट मेंबर्स को लेके, ताकि जापान, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी जैसी कंट्री को भी इसका हिस्सा होने मिले। आपको याद रखना है कि इंडिया नॉन परमानेंट में है और G4 कंट्री की मेंबर है, क्योंकि अगर यूपीएससी आपसे बेसिक चीज़ के बारे में ना पूछे, यानी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर इसके बारे में नहीं पूछती है तो चांसेस है आपसे G4 कंट्री के बारे में पूछे कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, ठीक है। और या आपसे परमानेंट मेंबर्स के बारे में पूछे कि कौन कौन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट तो 10 है, तो उतनी ज़्यादा डिटेल्स आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगी। चांसेस ये हो सकती है कि आपसे पूछे कि इंडिया परमानेंट मेंबर है, ठीक है, एक तो ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दे दे या आपसे बोल दे कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर में आती है, तो ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम होगी, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। वैसे आपको मेंस या इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक स्पेस एक्स की एक मिशन है, वो न्यूज़ में आई है, इसे हम देखेंगे। अब इसका नाम क्या है इस मिशन की, तो पोलरिस ड्रॉन मिशन। ये किसके द्वारा है, तो स्पेस एक्स के द्वारा लाई गई है। क्यों, तो ऑर्बिटल एक्सपीडिशन के लिए। यूपीएससी पूछ सकती है मिशन देखी गई है रिसेंटली किस चीज़ से रिलेटेड है, या आपसे पूछ लेगी कौन सी स्पेस एजेंसी की है ये, तो आपको याद रखना है स्पेस एक्स की है। बढ़ते हैं आगे। तो यही थी न्यूज़, इससे ज़्यादा न्यूज़ करंट अफेयर्स के हिसाब से कवर्ड नहीं थी हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो उम्मीद करूंगा आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर आज की डेट में कुछ और भी न्यूज़ थी, जैसे करेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में थी, तो वीडियो सेपरेटली अपलोडेड है, आप उसे देख लें। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में भी न्यूज़ कवर्ड है, तो उसके लिए मैं सेपरेट आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी को हमें डिटेल में समझना होगा और थोड़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसे आराम से हम उसमें देखेंगे। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।